नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। पब्लिक न्यूज टीवी पर चुनाव यात्रा का जो एपिसोड चल रहा है उसमें हम आज से एक एक जिले की सारी विधानसभाओं पर एक साथ चर्चा करेंगे। मतलब एक जिले की जितनी विधानसभाएं उस जिले में आती हैं उन सभी विधानसभाओं की हम समीक्षा करेंगे, वहां के मौजूदा हालात की चर्चा करेंगे। 2017 में वहां क्या स्थिति थी उस पूरे जिले में, 2012 में क्या स्थिति थी उस पूरे जिले में, किस पार्टी को ज्यादा सीटें वहां मिली थी, कौन कैंडिडेट सबसे ज्यादा प्रभावी रहा, एक एक कर हम सब बात बताएंगे आपको। इसके साथ साथ वहां का, उस शहर का, उस जिले का राजनीतिक इतिहास, उस जिले की भौगोलिक स्थिति, उस जिले की जो प्रॉब्लम्स हैं, सभी बिंदुओं पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। क्योंकि यही जो दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो मुद्दे हैं, चुनाव में ये मुद्दे बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। आज हम इस कड़ी में, चुनाव यात्रा की इस कड़ी में, हम सबसे पहले वाराणसी जिले की चर्चा करते हैं। क्योंकि वाराणसी उत्तर प्रदेश का आज की तारीख में सबसे प्रमुख जिला है, सबसे वीआईपी जिला है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से खुद एमपी है और 2014 में पहली बार जब गुजरात के वो मुख्यमंत्री थे तब वो वाराणसी से लड़ने के लिए आए थे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में हिंदुत्व को एक बड़ा मुद्दा बनाया था तो विकास भी, लेकिन हिंदुत्व सबसे बड़ा मुद्दा था। और हिंदुत्व की सबसे बड़ी नगरी काशी कही जाती है, जिसका वाराणसी नाम है। वाराणसी के बारे में कहा जाता है कि ये शिव की नगरी है, शिव और पार्वती यहाँ वास करते हैं। जब 5000 साल पहले खुद भगवान शिव ने इस नगरी को बसाया था, इसका कोई और इतिहास नहीं मिलता है। यहाँ दो तीन नदियां हैं, एक असी नदी है और एक वरुणा नदी है। उसके बाद गंगा नदी यहाँ पर बहती है। और गंगा नदी में के साथ साथ यहाँ जो बाबा विश्वनाथ जी का जो मंदिर है, उस मंदिर का दर्शन करने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। प्रतिदिन लाखों लोग वाराणसी आते हैं और यहाँ दर्शन करते हैं। काशी का मैं सबसे पहले वाराणसी जो पूरी जिला है, इस जिले का एक इतिहास बता दें, उसके बाद हम एक एक विधानसभा की चर्चा करेंगे। हम बताएंगे कि कितनी विधानसभा सीटें हैं और 2017 में क्या स्थिति थी, 2022 में क्या हालात होने वाले हैं। वाराणसी के बारे में कहा जाता है कि दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरियों में से एक है और बनारस मंदिरों का शहर है। बाबा विश्वनाथ जी का जो मंदिर है वो तो सबसे पुरातन मंदिर है। उस मंदिर के 1 किलोमीटर के रेडियस में कम से कम 1000 से ज्यादा मंदिर वहां पर हैं। हालांकि अभी कुछ दिन पहले जब से नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट वहां काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आया है, उसके बाद बहुत सारे छोटे बड़े मंदिरों को तोड़ दिया गया उस कॉरिडोर बनाने के नाम पर। अब मंदिरों की संख्या कम हो गई है, लेकिन एक समय में 1000 से ज्यादा मंदिर वहां हुआ करते थे काशी विश्वनाथ के अगल बगल। और जो भी मंदिर हैं वो मंदिर सब घरों में, अपने घरों में लोग बाबा विश्वनाथ का मंदिर, भगवान शिव का मंदिर स्थापित किए हुए हैं, माता का मंदिर स्थापित किए हुए हैं। और वहां पर कहा जाता है कि भगवान शिव और भगवान पार्वती खुद यहाँ पर आते हैं। और काशी को, जो बनारस है, उसे मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है।
कि काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसको मोक्ष प्राप्त होता है। क्योंकि सभी लोग तो काशी में रह नहीं सकते, इस वजह से जो लोग कहीं दूर दराज इलाके में रहते हैं वो भी काशी जाते हैं, और मरने के बाद उनके शव को ले जा करके वहां पर जो प्रतिष्ठित घाट है, मणिकर्णिका घाट, उस घाट पर उनको जलाया जाता है ताकि उनको मोक्ष मिल सके। काशी जो बनारस है, बनारस को जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी, उनका जन्म भी बनारस में हुआ था। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, भगवान बुद्ध को जब ज्ञान हुआ, जब उनको आत्मज्ञान हुआ, उसके बाद उन्होंने सारनाथ में आकर के सबसे पहला उपदेश, जो ज्ञान का उपदेश कहा जाता है, वो उन्होंने अपने 5 जो शिष्य थे उनको वाराणसी जिले में ही दिया था। वाराणसी जिले से सटे वाराणसी कस्बे के बगल में करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर एक सारनाथ जगह है, वहां पर उन्होंने ये अपना जो ज्ञान था वो दिया था। पंडित मदन मोहन मालवीय भी जब बनारस में आए तो उन्होंने इस शहर को अपना घर बनाया और उन्होंने बीएचयू की स्थापना की, जो एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कहा जाता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बीएचयू। वो पूरे एशिया में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कही जाती है। उसे मदन मोहन मालवीय जी ने यहाँ स्थापित किया था, जिन्होंने यहाँ अपना एक घर भी बनाया था। वैसे कहा, बनारस तो बनारसी साड़ियों के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ पर चांदी का ब्रीफकेस भी बनता है, जो पूरी दुनिया में भेजा जाता है। वैसे यहाँ की जो साड़ियां हैं, लहंगे हैं, जिसे बनारसी लहंगा कहा जाता है, बनारसी साड़ियां कही जाती हैं, वो पूरी दुनिया में यहाँ से भेजी जाती हैं आज की तारीख में भी। हालांकि पहले ये काम हाथ से होता था, अब ये सारा काम मशीनें करती हैं, क्योंकि बनारस में बुनकरों की बहुत बड़ी तादाद है। उनकी समस्या हर समय बनी रहती है। हर चुनाव में वो बुनकर अपनी समस्या को उठाते हैं कि उनके लिए रोजगार कम हो रहे हैं। जैसे जैसे मशीनीकरण हो रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर रोजगार कम हो रहे हैं, उनको हाथ का काम नहीं मिल पा रहा है। ये हर चुनाव में मुद्दा उठता है और उसे समाधान का भी आश्वासन दिया जाता है, लेकिन फिर चुनाव आ जाता है और बुनकरों की समस्या जस की तस बनी रहती है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है बुनकरों की। गोस्वामी तुलसीदास का सबसे लंबा समय भी बनारस में ही बीता, क्योंकि बनारस एक आध्यात्मिक नगरी है, ज्ञान की नगरी है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस की रचना काफी हद तक यहीं पर की है, बनारस में ही की है। जो रामचरितमानस के कई खंड उन्होंने बनारस में ही बैठ करके लिखे हैं, गंगा के किनारे। और आप लोगों ने महारानी लक्ष्मीबाई का नाम जरूर सुना होगा, जो वीरांगना थी, झांसी की रानी थी। उनका भी जन्म बनारस में ही हुआ था। और जो यहाँ पर चूंकि सांस्कृतिक नगरी है, ज्ञान की नगरी है, विज्ञान की नगरी है, संस्कृत की नगरी है, संस्कृत विश्वविद्यालय यहाँ पर है, संस्कृत का कॉलेज है, जहां पर लोग संस्कृत पढ़ने के लिए दूर दराज के इलाकों से आते हैं। और बनारस शहर की जहां तक बात की जाए, तो शहर में जो घाट हैं बनारस के, वो सबसे ज्यादा मशहूर हैं। और बनारस के घाटों की जो आरती है, जो 80 घाट पर होती है और दूसरे घाटों पर भी होती है, उस आरती का कोई जवाब नहीं है। पूरी दुनिया से जो लोग आते हैं वो इसको देखने के लिए जरूर जाते हैं। सितार वादक बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान भी इसी शहर के बेटे हैं। और
जो आयुर्वेद का कहा जाता है कि आयुर्वेद का भी एक बहुत बड़ा सेंटर वाराणसी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में यहां से लोकसभा चुनाव जीते, उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी के पास वैसे कहा यह जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का बनारस पर हमेशा से कब्जा रहा है। पूरा तो नहीं रहता है, लेकिन कुछ हद तक वाराणसी की कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हमेशा से रहती हैं। लेकिन जब 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार यहां से लोकसभा चुनाव लड़े, तो आसपास की सारी लोकसभा सीटें वो भारतीय जनता पार्टी जीत गई। चंदौली जो बगल की सीट है, कभी बनारस से अलग होकर के बनी थी, उस लोकसभा में महेंद्र नाथ पांडे 2014 में चुनाव जीते। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बने, उसके बाद जब वो काशी पहली बार आए प्रधानमंत्री बनने के बाद, तब उन्होंने काशी को क्योटो बनाने की बात कही थी। और जापान में एक शहर है क्योटो, कि उसके तर्ज पर काशी को विकसित किया जाएगा, उसका विकास किया जाएगा, इसकी जो धरोहर है, जो प्राचीनता है, उसको बरकरार रखते हुए। लेकिन उस पर कुछ हद तक काम शुरू भी हुआ, लेकिन वो आज की तारीख में कहां है, क्योटो कब बनेगा, अब कोई बात नहीं करता है। न तो मीडिया करता है, न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, और न ही उनके जो लोग हैं, जो उनकी पार्टी के लोग हैं, वो भी क्योटो की बात नहीं करते हैं। जब 2014 के बाद यहां 2017 का इलेक्शन हुआ, 2017 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस वाराणसी जिले में किया। वाराणसी जिले में 8 सीटें हैं, 8 विधानसभा की सीटें हैं। इन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते। वाराणसी दक्षिण, शिवपुर, पिंडरा, कैंट, अजगरा, वाराणसी उत्तर, रोहनिया, सेवापुरी, ये सभी, और पहली बार इलेक्शन जीते। अगर मैं वाराणसी उत्तर की सीट को अगर छोड़ दिया जाए, वाराणसी उत्तर सीट से 2017 में रविंद्र जायसवाल विधायक चुने गए भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। वो 2012 में भी इस सीट से चुनाव जीते थे। मतलब लगातार दूसरी बार केवल रविंद्र जायसवाल यहां जीते हैं। बाकी जो 7 सीटें हैं, एक सीट उसमें से अपना दल के पास है, जो सेवापुरी है, जहां से नील करण सिंह पटेल पहली बार जीते हैं, अपना दल के हैं वो कैंडिडेट। यहां पर जो रोहनिया सीट है, जो सेवापुरी सीट है, इस सीट पर 4,86,472 वोटर हैं, और नीलकरण सिंह पटेल भारी मतों से यहां से जीते। इसी तरीके से जो रोहनिया सीट है, वहां से भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र नारायण सिंह जीते, यहां भी करीब 3 लाख से ज्यादा वोटर हैं। वाराणसी उत्तर से रविंद्र जायसवाल दूसरी बार यहां से चुनाव जीते, वो पहली बार 2012 में यहां से चुनाव जीते थे। अजगरा जो सीट है, अपना दल भारतीय, आपको बता दें कि अपना दल भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है। एक और सहयोगी पार्टी 2017 के इलेक्शन में थी भारतीय जनता पार्टी की, वो थी भारतीय सुहेल देव राजभर पार्टी। भारतीय समाज पार्टी, ये ओम प्रकाश राजभर इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ओम प्रकाश राजभर और भारतीय जनता पार्टी के बीच तालमेल था, और इसी तालमेल की वजह से बीजेपी यहां पर जो है वो अच्छा प्रदर्शन मिला। और एक सीट वाराणसी जिले की जो अजगरा है, वो भारतीय जनता पार्टी ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को दी थी। ये सुरक्षित सीट है अजगरा। यहाँ से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के कैलाश सोनकर चुनाव जीते थे, वो भी पहली बार चुनाव जीते थे। वो इनके अलावा जो कैंट सीट है, उससे सौरभ श्रीवास्तव जीते थे, वो भी पहली बार चुनाव जीते थे। पिंडरा से अवधेश सिंह,
ये भी पहली बार चुनाव जीते। शिवपुर से अनिल राजभर, जो आज की तारीख में मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो भी पहली बार जीते थे। वाराणसी दक्षिण, जो यहां से नीलकंठ तिवारी चुनाव जीते थे 2017 में, करीब 1 लाख से ज्यादा वोटों से नीलकंठ तिवारी चुनाव जीते थे। ये भी पहली बार चुनाव जीते थे। आज की तारीख में ये भी मंत्री हैं। मतलब बनारस की जो 8 विधानसभा सीटें हैं, वो सभी 8 विधानसभा सीटें 2017 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी और उसके 2 सहयोगी दलों, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और अपना दल को मिलाकर के 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी। ये मोदी मैजिक का कमाल था। और 2017 के इलेक्शन में कहा गया था कि 2017 का इलेक्शन है वो विकास के नाम पर कम लड़ा गया, धर्म के नाम पर ज्यादा लड़ा गया। धर्म की बातें ज्यादा की गई, हिंदू मुसलमान की बातें की गई, संप्रदाय की बात की गई, जिसकी वजह से पहली बार हिंदुत्व का जो उभार था, जो 2014 में जो शुरू हुआ था, वो 2017 में भी कायम रहा। और 2017 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, भारी सफलता मिली। 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने यहां से जीती। अगर यहाँ ये कहा बात की जाए कि बनारस जिले में वोटर कितने हैं, तो करीब 24,91,772 वोटर यहाँ पर हैं, जिनमें से 13,97,921 वोटर मेल हैं, मतलब पुरुष हैं, और जो महिला हैं वो 10,93,851 वोटर हैं। यहाँ पर जो एजुकेशन का स्तर है, जो साक्षरता दर है, उसके बारे में बताया जाता है कि करीब 77% लोग यहाँ के साक्षर हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं। बनारस की वैसे जो सबसे बड़ी समस्या रही है वो जाम की समस्या रही है। अगर बनारस सिटी में 4 सीटें लगती हैं, उसकी जो सबसे बड़ी समस्या रही है वो जाम की रही है, क्योंकि गलियों का शहर भी बनारस कहा जाता है। तो जाम की समस्या, उसके बाद जो अस्थायी तौर पर अगर समस्या कही जाए, तो जैसे अन्य जिलों की जो समस्या है, अन्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की रोजगार और पलायन, वो यहाँ की एक बड़ी समस्या रही है। 2012 का इलेक्शन की चर्चा हम कर लेते हैं। 2022 की बात करने से पहले 2012 में भारतीय जनता पार्टी यहाँ 3 सीटें जीती थी। इस विधानसभा में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। उनमें से एक सीट जो थी वो वाराणसी दक्षिण भी थी। दादा यहाँ से चुनाव लड़ते थे, वो 5वीं बार चुनाव जीते थे। उनकी जगह श्यामदेव राव चौधरी दादा बहुत विख्यात थे, बहुत चर्चित व्यक्ति हुआ करते थे। उनका टिकट काट करके बीजेपी ने नीलकंठ तिवारी को टिकट दिया था। और एक सीट जो है वो अपना दल ने इससे पहले भी जीती थी। तो 2001 3 बीजेपी थी, 2 समाजवादी पार्टी थी, 1 बीएसपी थी, एक सीट अपना दल और कांग्रेस के पास हुआ करती थी इस 2012 के इलेक्शन में। लेकिन 2017 में बीजेपी का इतना प्रचंड हवा चली कि सभी 8 सीटें बीजेपी ने यहां से जीत ली। बात हम करते हैं 2022 में यहां क्या होगा, क्योंकि 2022 में नरेंद्र मोदी जी को भी दूसरा कार्यकाल मिल गया है। और जिस तरीके से वाराणसी में डेवलपमेंट होना चाहिए, वाराणसी के जिलों में जो गांव में डेवलपमेंट होना चाहिए, वो डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है। इस वजह से लोग डेवलपमेंट को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है राम मंदिर। राम मंदिर का निर्माण चूंकि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में शुरू हो गया है, इस वजह से बीजेपी उसे बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन 2022 के इलेक्शन में वाराणसी में जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो होना चाहिए गंगा की सफाई।
क्योंकि गंगा की सफाई पर हजारों करोड़ रुपए सरकार ने खर्च कर दिए, खासकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी बनारस में पर्चा भरने के लिए आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं मां गंगा ने मुझे बुलाया है, और उसके बाद एक अलग से इसके लिए मंत्रालय बनाया गया, उनकी सरकार में बना। लेकिन पहली जो मिनिस्टर थी वो उमा भारती जी थी, बाद में उन्हें मंत्रिमंडल से हटना पड़ा, इस्तीफा देकर के किनारे होना पड़ा। गंगा आज भी उतनी ही मैली है। बनारस के घाटों पर, सभी घाटों पर आप नीचे उतर करके गंगा के स्वच्छ पानी में स्नान नहीं कर सकते हैं, आज भी यही हालात हैं। तो गंगा की सफाई 2022 में एक बड़ा मुद्दा होगी। इसके अलावा डेवलपमेंट सबसे बड़ा मुद्दा होगा, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा होगा। बनारस में भी रोजगार की बात होगी, क्योंकि यहाँ के भी बहुत सारे लोगों को पलायन करके दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। तो 2022 में भारतीय जनता पार्टी ये 8 सीट रिटेन कर पाएगी, यह एक बड़ा सवाल है। क्योंकि 5 साल की सरकार उसकी हो गई है, और सरकार से तो लोगों की नाराजगी है ही, विधायकों से पर्सनल निजी तौर पर नाराजगी है। क्योंकि विधायक चुने जाने के बाद वह अपने क्षेत्र से पूरी तरह से कट गए। और हालांकि विधायकों का अपना इसके पीछे अलग तर्क है, विधायकों का कहना है कि सरकार में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, इस वजह से वो पब्लिक से थोड़ा दूर होते चले गए। लेकिन पब्लिक को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो 2022 में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी इन 8 सीटों पर रिटेन करना। क्योंकि अपना दल तो आज की तारीख में, अगर जातीय गणित की बात हम कहें, तो अपना दल तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन भारतीय समाज पार्टी, जो ओम प्रकाश राजभर हैं, जिनका बड़ा प्रभाव है इस इलाके में और बड़ी संख्या में राजभर वोट हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। उनके समाजवादी पार्टी के साथ जाने की चर्चाएं चल रही हैं, ऐसा वो खुद भी कह चुके हैं कई बार। और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इस तरह का संकेत मिला हुआ है। तो अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है वो काफी कम होगा, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की वजह से एक बड़ा वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया था, वो अब समाजवादी पार्टी की तरफ चला जाएगा। इससे भारतीय जनता पार्टी को खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है 2022 के इलेक्शन में। हालांकि ये देखना होगा कि बीजेपी जो 8 सीटें उसके पास हैं, 8 में से 6 सीट उसकी खुद की पार्टी के पास हैं, 2 सीटें एक अपना दल और एक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पास हैं। तो उन 6 सीटों पर वो किस तरीके से कैंडिडेट उतारती है, क्या कैंडिडेट बदलती है, अगर कैंडिडेट बदलती है तो उसका क्या प्रभाव विधानसभा पर पड़ता है, लोगों पर पड़ता है, और क्या योगी और मोदी पर भरोसा करके लोग एक बार फिर 2022 में बनारस की जनता एक बार फिर वोट देगी, ये देखने वाली बात होगी। चुनाव यात्रा में आज वाराणसी सीट जिले को लेकर के बस इतना ही। हम वाराणसी जिले की और सारी अपडेट्स लेकर के हम एक बार फिर हाजिर होंगे चुनाव से पहले। आप हमारे साथ बने रहिए, पब्लिक न्यूज टीवी के साथ बने रहिए, और पब्लिक न्यूज टीवी के जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस प्रोग्राम को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।